Hello everyone. Once again, welcome back to Kaveri Kathuria classes, and I hope you all are doing great. And in today's lecture, we are going to discuss a new topic that is adjustment. आज के इस लेक्चर में हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसको कहते हैं इंग्लिश में एडजस्टमेंट और हिंदी में जिसे कहा जाता है समायोजन। तो चलिए इस टॉपिक को आज हम अंडरस्टैंड करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपके एग्ज़ाम में हर बार 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले इसके मीनिंग को देखते हैं। समायोजन दो शब्दों से मिलकर बना है। एक सम प्लस आयोजन, दो शब्द है सम प्लस आयोजन से मिलकर बना है। सम का मतलब होता है समान, अच्छी तरह से, तथा आयोजन का मतलब होता है व्यवस्था करना। मतलब सम का मतलब होता है समान, और या फिर हम ये कहें कि अच्छी तरह से, और आयोजन का मतलब होता है व्यवस्था करना। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि किसी चीज़ की व्यवस्था की जाती है तो ये बोला जाता है कि यहाँ पर आयोजन किया गया, इस जगह पर व्यवस्था की गई है। तो आयोजन का मतलब होता है व्यवस्था करना। तो एडजस्टमेंट का मतलब होता है अच्छे से किसी चीज़ की व्यवस्था करना। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो एक लिखा गया है कि वातावरण के साथ अच्छी तरह से, वातावरण का मतलब होता है इन्वायरमेंट, जब हम इन्वायरमेंट के साथ अच्छी तरह से स्वयं की व्यवस्था करना समायोजन कहलाता है। मतलब जब हम अपनी इन्वायरमेंट के साथ खुद को अच्छे तरीके से वहाँ पर कोऑर्डिनेट कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, वो एडजस्टमेंट कहलाती है। अथवा वातावरण के साथ या परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालना क्या कहलाता है? समायोजन बैठाना, या फिर ये कहीं कि संतुलन बैठाना या संतुलन करना कहलाता है। मतलब जब भी आप अपने आप को इन्वायरमेंट के साथ या सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को समायोजित कर लेते हैं तो उसी को क्या कहा जाता है? समायोजन कहा जाता है, और इंग्लिश में जिसे एडजस्टमेंट कहते हैं। यहाँ पर एक डेफिनेशन है स्किनर की। डेफिनेशन जो है यहाँ पर आपसे एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछी जाती है कि ये डेफिनेशन किसके द्वारा की गई या ये बात किसके द्वारा कही गई है। सबसे पहले यहाँ देखते हैं स्किनर। स्किनर की डेफिनेशन को अगर हम देखें तो समायोजन एक अधिगम है। समायोजन एक अधिगम प्रक्रिया है, मतलब लर्निंग प्रोसेस है। मतलब अगर आप किसी चीज़ को सीख रहे हैं और अगर आप एडजस्टमेंट करना भी सीख जाते हैं तो वो एडजस्टमेंट करना सीखना, इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट करना भी क्या है? एक तरीके का आपका लर्निंग प्रोसेस है। नेक्स्ट एक डेफिनेशन है जो किसने दी है? बोरिंग ने दी है। बोरिंग के अनुसार अगर हम देखें, बोरिंग, लैंगफेल्ड या फिर बेल्ट के अनुसार समायोजन एक प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी अपनी आवश्यकताओं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में संतुलन रखता है। मतलब जो आपकी नीड है, ठीक है, और इन नीड को अफेक्ट करने वाली जो सिचुएशंस हैं उनके साथ क्या करना है? आपको संतुलन बनाना है, और उसी को हम क्या कहते हैं? समायोजन कहते हैं, एडजस्टमेंट कहते हैं। अब ये डेफिनेशन जैसे बोरिंग के द्वारा दी गई है, तो अब यहाँ पर आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं कि बोर हो जाए तो बैलेंस बनाना पड़ता है। तो मेन इस डेफिनेशन में क्या चीज़ है कि ये बोलता है कि संतुलन बनाए रखना। तो मतलब बैलेंस बनाए रखना, ये बात किसने की है? बोरिंग ने ये बात की है। तो ये डेफिनेशन एडजस्टमेंट की बोरिंग के द्वारा दी गई है। अगर बात करें गेट्स एवं अन्य के अनुसार, तो गेट्स क्या कहते हैं? समायोजन करना, मतलब एडजस्टमेंट करना क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। मतलब एक ये क्या है? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने और अपने वातावरण के बीच संतुलन संबंध रखने के लिए व्यवहार में परिवर्तन करता है। मतलब व्यक्ति क्या करेगा? खुद और खुद के वातावरण के बीच में बैलेंस बनाने के लिए क्या करेगा? अपने आप में, अपने बिहेवियर में क्या करेगा? धीरे धीरे चेंजेस करता रहेगा ताकि मैं अपनी इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट कर सकूँ। तो चेंज किस में कर रहा है? अपने बिहेवियर में कर रहा है ताकि वो इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट कर सके। ये बिहेवियर वाली बात किसने कही है? गेट्स ने कही है। और जो ये कॉन्टिन्यूस चलने वाली बात है ये भी किसने कही है? गेट्स के द्वारा कही गई है। अब यहाँ पर कहते हैं कि एल्डर के अनुसार क्या है? समायोजन श्रेष्ठ प्राप्ति का आधार है। मतलब बात की गई है श्रेष्ठा प्राप्ति का। अगर जब भी आपको कोई चीज़ अचीव करनी है, जो श्रेष्ठा प्राप्ति करनी है, तो उसका जो आधार है उसको क्या माना गया? एडजस्टमेंट माना गया। जैसे ही आप कहीं पर एडजस्ट करना सीख जाएंगे तो वो जो है आपकी इमेज को जो है इम्प्रूव करेगा। तो एल्डर्स हमेशा क्या होते हैं? जैसे एल्डर वर्ड है तो ये ट्रिक क्या है? एल्डर्स हमेशा क्या होते हैं? श्रेष्ठ होते हैं। तो श्रेष्ठा वाली बात किसने कही है? एल्डर के द्वारा की गई है श्रेष्ठा वाली बात। आप इस ट्रिक से इसको लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है कोलमैन के अनुसार समायोजन तनाव के साथ व्यवहार करने, क्या कहता है? समायोजन जो है तनाव के साथ व्यवहार करने व वातावरण के साथ सुसंगत संबंधों को बनाने का प्रयास है।
एडजस्टमेंट का मतलब क्या है, जब आपका स्ट्रेस होता है तो स्ट्रेस के साथ साथ जो बिहेवियर होता है, बिहेवियर करना, और उसके साथ हमारा बिहेवियर हमारे एडजस्टमेंट के अंदर क्या करना, एक कोऑर्डिनेशन बनाना, सुसंगत संबंध बनाने का प्रयास ही क्या कहलाता है, एडजस्टमेंट कहलाता है। तो सिंपल सी बात यही है कि जब आप अपने इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट कर लेते हैं या फिर ये कहें कि एडजस्ट करना सीख जाते हैं, तो मतलब क्या है कि आपने वहाँ पर समायोजन की एडजस्टमेंट किया है। अब यहाँ पर कुसमायोजन का क्या अर्थ है? कुसमायोजन, देखिए एडजस्टमेंट भी अगर हम बात करें तो उसके अपोजिट होता है माल एडजस्टमेंट। जो व्यक्ति वातावरण के साथ अपने आप को ढाल ना पाए या जब परिस्थितियों के अनुकूल कार्य करने में असमर्थ हो। जैसे आपने कई लोगों को देखा होगा कि वो लोग जो है इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज नहीं कर पाते, सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। तो वो क्या है कि वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो माल एडजस्टमेंट कहलाता है। जब व्यक्ति तनाव या दबाव में होता है, जब व्यक्ति को कोई दबाव होता है, उसके पास स्ट्रेस होता है और वह इसको पार करने में असमर्थ हो, तो हम क्या कहेंगे, वो कुसमायोजित हो रहा है, मतलब कुसमायोजित हो जाता है। जब हम स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाते हैं, जब हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको चेंज नहीं कर पाते हैं, हम अपनी सिचुएशन को फेस नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो मतलब माल एडजस्टमेंट हो रहा है। दैट इज़ कॉल्ड माल एडजस्टमेंट, जिसको हिंदी में कुसमायोजित कहते हैं। अब गेट्स एवं अन्य के अनुसार एक डेफिनेशन दी गई है, इन्होंने माल एडजस्टमेंट पे भी डेफिनेशन इन्होंने दी है कि यह वह व्यवस्था है जिसमें एक और व्यक्ति की आवश्यकताओं तथा दूसरी ओर वातावरण के अधिकारों में पूर्ण असंतुष्ट होती है। मतलब जब वातावरण के अधिकारों में पूर्ण असंतुष्ट है, मतलब सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है, एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, व्यक्ति का माल एडजस्टमेंट कहलाता है। तो यहाँ पर मिसमैच है किसके बीच में, व्यक्ति की नीड्स और इन्वायरमेंट के बीच में, मतलब वो उनको कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, जो उसकी ज़रूरतें हैं और जैसा उसके पास इन्वायरमेंट अवेलेबल है, तो वो उन दोनों को एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। तो ये बात किसने की है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गेट्स की डेफिनेशन जो है हर बार एग्जाम्स में पूछी जाती है। नेक्स्ट है अलेक्जेंडर एवं स्वीट्स के अनुसार। अब इन्होंने क्या डेफिनेशन दी है, कुसमायोजन से अभिप्राय कई प्रवृत्तियां हैं, जैसे अतृप्ति, पगनाशा, निराशा, तनावात्मक स्थितियों से बचने का अक्षमता, मन की शांति एवं लक्ष्यों का निर्माण। मतलब जब आप क्या कर रहे हैं कि आप अपने स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पा रहे, आपको स्ट्रेस को हैंडल करने में कैपेबल नहीं है, आपका मन की शांति जो है उसको आप बनाए नहीं रख पा रहे हैं, कुछ ऐसे अगर लक्षण आपको दिखे, तो ये कहता है कि इसका मतलब क्या है, वहाँ पर माल एडजस्टमेंट होता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कुसमायोजित व्यक्ति के लक्षण, मतलब ऐसे कौन कौन से व्यक्ति हैं जिससे हमें पता लगेगा कि यहाँ कुसमायोजन है। कुछ सिचुएशंस होती हैं, जैसे स्ट्रेस है, टेंशन, एनजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, ये सारी वर्ड्स जो है हम इसको एक दूसरे की जगह यूज़ कर देते हैं, बट इन सब का अलग अलग मीनिंग होता है। तो चलिए आज इस लेक्चर में हम ही समझेंगे इन सब वर्ड्स का क्या मीनिंग होता है और कैसे पता लगेगा व्यक्ति कन्फ्लिक्ट में है, टेंशन में है, एनजाइटी में है, या फ्रस्ट्रेशन में है, या स्ट्रेस में, किस सिचुएशन में। अगर वो इनमें से किसी भी सिचुएशन में है, तो मतलब वो क्या है, कुसमायोजित व्यक्ति है। सबसे पहले बात करते हैं कन्फ्लिक्ट की। कन्फ्लिक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, संघर्ष कहते हैं, या जिसको हम द्वंद्व कहते हैं। जब व्यक्ति के सामने एक से अधिक, देखिए वर्ड्स को पकड़िएगा यहाँ पर ध्यान से, कि एक से अधिक प्रतिकूल परिस्थितियाँ पैदा हो जाए, मतलब उसके पास एक से ज़्यादा ऐसी सिचुएशंस हैं और वो सारी की सारी सिचुएशंस उसके अगेंस्ट हो जाएं, तो उसे उनमें से किसी एक का चुनाव करना मुश्किल हो जाए। अब उसमें से वो क्या कर रहा है, इतनी सारी सिचुएशंस में से किसी एक सिचुएशन को चूज़ कर पाना उसके लिए मुश्किल हो गया है। तो ऐसी स्थिति को द्वंद्व या संघर्ष, या फिर इंग्लिश में कन्फ्लिक्ट कहते हैं। मतलब आपके पास ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हैं, अब आपको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं क्या ना करूं, ऐसी स्थिति जब पैदा हो जाती है तो उसे कन्फ्लिक्ट कहते हैं, उसे हिंदी में संघर्ष कहते हैं, द्वंद्व कहते हैं। तो आपसे एग्जाम में ना ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब ऐसा लिखा जाए क्या करूं क्या ना करूं की सिचुएशन आ जाए, या फिर आपसे पूछे एक से अधिक जो सिचुएशन है वो आपके क्या हो जाए, प्रतिकूल हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं, कन्फ्लिक्ट कहते हैं। अब यहाँ पर कन्फ्लिक्ट में देखिए कि तीन आपको टाइप मिलेंगे यहाँ पर, और ध्यान से समझना इस चीज़ को, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। अब यहाँ पर आता है उपागम उपागम। एक सिचुएशन है उपागम उपागम, जिसको कहते हैं दोनों। उपागम का मतलब अगर आप सिंपल भाषा में समझिए कि दोनों सिचुएशन पॉजिटिव है। ठीक है, आपके सामने दो सिचुएशन है और दोनों पॉजिटिव है, तो हम कहेंगे उपागम उपागम द्वंद्व। अगर आपके पास एक उपागम और एक परिहार है, तो मतलब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है,
परिहार परिहार द्वंद्व अगर कन्फ्लिक्ट आ जाए तो नेगेटिव नेगेटिव। इन शॉर्ट आपको ये समझना है कि हिंदी में जो ये उपागम का मतलब है, इसका तो मतलब होता है पॉजिटिव बात हो रही है, और जो परिहार वर्ड होता है इसका मतलब होता है नेगेटिव। अब आप सिचुएशन को समझेंगे कैसे है। यहाँ तीन सिचुएशन, तीनों को एग्जाम्पल की हेल्प से समझाया गया है। सबसे पहले उपागम उपागम तविधान देखें। जब व्यक्ति एक साथ दो चीज़ों को पसंद करता है, लेकिन वह एक समय में किसी एक ही चीज़ का चुनाव कर सकता है या कर पाता है, तो एक को त्यागना पड़ता है। मतलब यहाँ पर दो सिचुएशन है, दोनों सिचुएशन पॉजिटिव है, लेकिन वो दोनों सिचुएशन जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं ले सकता। उसे एक अपॉर्चुनिटी लेनी होगी और एक को जो है सेक्रीफाइस करना होगा। तो ऐसे में उस व्यक्ति के सामने ये दुविधा आ जाती है कि वह किसे पूरा करे और किसे छोड़े। मतलब दोनों सिचुएशन पॉजिटिव है, दोनों अपॉर्चुनिटीज़ उसे अच्छी लगती है, लेकिन उन दोनों में से कौन सी अपॉर्चुनिटी को उसको जो है लेना है और कौन सी को उसको छोड़ना है, तो उसे ये चीज़ यहाँ पर डिसाइड करनी ही पड़ेगी। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में दो पसंदीदा विषयों में किसी एक का चुनाव करना, मतलब आपके पास दो सब्जेक्ट हैं, दोनों ही आपके फेवरेट हैं, लेकिन आप एक ले सकते हैं, तो आपको वहाँ डिसाइड करना होगा मैं कौन सा लूँ। सिचुएशन दोनों पॉजिटिव थी, लेकिन एक डिसाइड करनी होगी। जैसे किसी व्यक्ति को दो सरकारी नौकरी मिल जाना और उसमें से किसी एक का चुनाव करना पड़ जाए, तो मतलब यहाँ पे क्या है, दोनों ही पॉजिटिव सिचुएशन है, बट एक ही ले सकता है, एक को छोड़ना पड़ेगा, तो उसे उपागम उपागम द्वंद्व कहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर उपागम परिहार द्वंद्व। जब व्यक्ति के सामने ऐसी परिस्थिति आ जाए कि व्यक्ति उस वस्तु या व्यक्ति का चुनाव भी करना चाहता है, लेकिन यहाँ उसे उसका खतरा और नुकसान भी दिख रहा है। मतलब अगर आपको एक चीज़ चूज़ करनी है तो मतलब पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन उसी के साथ साथ अगर आपको उसमें कोई नुकसान भी दिखाई दे रहा है तो वो नेगेटिव पॉइंट है। तो मतलब यह दोनों ही चीज़ें हैं, उपागम और परिहार, पॉजिटिव और नेगेटिव। एग्जाम्पल देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी एक विषय को पसंद करता है, लेकिन जब वह यह सोचता है कि इसका क्षेत्र या नौकरी में विकल्प बहुत कम है। मान लीजिए कि कोई बच्चा है, किसी ऐसे सब्जेक्ट को स्टडी करना चाहता है जो उसको बहुत पसंद है, लेकिन उसको पसंद है, ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन उसके साथ साथ उसे ये भी दिखाई दे रहा है कि इस फील्ड में कल को उसको जॉब नहीं मिलने वाली है, तो ये नेगेटिव पॉइंट है। तो यहाँ पर पॉजिटिव, एक पॉइंट पॉजिटिव और एक पॉइंट नेगेटिव है, तो इसको कहते हैं उपागम परिहार का द्वंद्व। नेक्स्ट आपका थर्ड इसके अंदर आता है परिहार परिहार द्वंद्व, मतलब नेगेटिव नेगेटिव कॉन्फ्लिक्ट। जब व्यक्ति के सामने ऐसी परिस्थिति आ जाए और जिसे उसे नकारात्मकता प्रदर्शित हो रही है, लेकिन वह उन्हें चाहकर भी नहीं छोड़ सकता। मतलब ऐसी सिचुएशन है, दोनों नेगेटिव दिख रही हैं, लेकिन उनमें से उसको फिर भी एक चूज़ करनी ही पड़ेगी। तो दोनों के बीच में वो क्या है, फंस गया है। तो एक सिचुएशन तो फिर भी उसको चूज़ करनी पड़ेगी, जैसे एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई, तो इसको हम क्या कहते हैं, परिहार परिहार द्वंद्व उसको कहा जाता है। तो कन्फ्लिक्ट जो है आपके तीन तरह के होते हैं, और कन्फ्लिक्ट यहाँ पर सिचुएशन क्या है, उसे कोई ना कोई सिचुएशन चूज़ करनी ही पड़ेगी, उसको हम क्या कहते हैं, कन्फ्लिक्ट कहते हैं, और ये तीन उसके टाइप है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है टेंशन। एक वर्ड लिखा गया है टेंशन। टेंशन का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, तनाव हिंदी में से बोलते हैं। जब व्यक्ति समय अनुकूल या परिस्थिति के अनुकूल कार्य नहीं कर पाता। जब कोई भी व्यक्ति जो है समय के अनुसार कार्य ना कर पाए, या फिर जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग ना चल पाए, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, जब वो क्या होता है, उस वक्त वो व्यक्ति जो है तनाव में आ जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, टेंशन में आ जाना। मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग कोई काम नहीं हो रहा, या आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं चल पाए, तो फिर वो जो है वो क्या कहलाती है, दिमाग में जो हो रहा है वो टेंशन कहलाती है। एंजाइटी क्या होती है, जब व्यक्ति के अचेतन मन की बातें, ठीक है, मतलब जो है उसके अनकॉन्शियस माइंड की बातें उसके कॉन्शियस माइंड में आने लगे, अचेतन मन की बातें चेतन मन में आने का प्रयास करती हैं, तो व्यक्ति उन दोनों के बीच जब फंस जाता है तो उसे एंजाइटी कहते हैं। आपको ये इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, क्या तो टेंशन है, क्या एंजाइटी है, क्या कन्फ्लिक्ट है, सबकी अलग अलग डेफिनेशन है। जब अनकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में आने लगता है तो उसको क्या कहते हैं, एंजाइटी कहते हैं। फिर होता है फ्रस्ट्रेशन, और फ्रस्ट्रेशन के साथ साथ एक है दबाव। जब व्यक्ति किसी कार्य को करने में बार बार असफल हो रहा है, तो वह उस असफलता से निराश होकर जो है फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाता है। फ्रस्ट्रेशन कब होती है, जब आप बार बार, मान लीजिए कोई बच्चा है बार बार एग्जाम की तैयारी कर रहा है, हर बार फेल हो जाता है, तो उसमें क्या आ जाती है, फ्रस्ट्रेशन हो जाती है उस काम के प्रति, तो उसको कहते हैं फ्रस्ट्रेशन। स्ट्रेस का मतलब क्या है, दबाव। व्यक्ति के सामने सफलता असफलता की बातें हों और उनमें उसके आत्मसम्मान की भी बात हो, तो व्यक्ति जो है दबाव में आ जाता है। मतलब आपने कई बार ऐसे सोचा होगा, या आपने कभी
देखा होगा, सोचा नहीं आपने कभी देखा होगा कि आप कहीं बैठे हैं और आपके सामने जो है बात चल रही है करियर से रिलेटेड, कोई बिजनेस से रिलेटेड, बहुत बड़ी बड़ी बातें चल रही हैं, और अगर आप लाइफ में इतने सक्सेस नहीं है तो आप उन बातों से क्या होंगे, उस सिचुएशन में वहाँ दबाव में आ जाएंगे। तो कहता है जब भी किसी व्यक्ति के सामने सफलता की असफलता की बातें चलती है तो वहाँ उसके आत्मसम्मान की बात हो तो व्यक्ति क्या होता है, दबाव में आ जाता है। ऐसे में वह वहाँ पर क्या एडजस्टमेंट नहीं कर पाता, अपना समायोजन खो बैठता है और कुसमायोजन का शिकार हो जाता है। जैसे कि इंडो पाक क्रिकेट मैच में विराट कोहली के सामने गेंदबाज का दबाव में आ जाना, मतलब सामने वाले के प्रेशर में आ जाना, दबाव में आ जाना, तो वो क्या कहलाता है, स्ट्रेस कहलाता है। अब यहाँ पर हमने 5 तरह के देखे, हम माल एडजस्टमेंट व्यक्ति क्या होते हैं या किस तरीके से वो जो है सिचुएशन में फंस जाते हैं। अब यहाँ पर एडजस्टमेंट भी तो करना होगा, इससे बाहर भी आना होगा, तो इसके कुछ उपाय हमें देखने होंगे कि कुसमायोजन से बचने के क्या हमारे उपाय होते हैं। तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस चार्ट को एक बार देखिएगा, कुसमायोजन से बचने के उपाय क्या हैं। समायोजन के उपाय होते हैं रक्षात्मक युक्तियाँ, एक होता है प्रत्यक्ष उपाय मतलब डायरेक्ट, एक होता है क्षतिपूरक उपाय मतलब कंपनसेटरी, एक होते हैं आपके इनडायरेक्ट, ठीक है, और एक होते हैं अकर्मक उपाय। ये 4 तरह के हैं, इन चारों को हम आगे आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस करते हैं। तो चलिए सबसे पहले वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले है प्रत्यक्ष उपाय। प्रत्यक्ष होता है डायरेक्ट, डायरेक्ट किसी चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढना, मतलब जो हमें लक्ष्य की ओर ले जाएंगे। मतलब डायरेक्ट उपाय क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई गोल है आपका, उस आपको वहाँ तक पहुँचना है और उस गोल के अंदर वहाँ तक पहुँचने में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हम डायरेक्टली हमें वहाँ तक पहुँचाने में जो चीज़ें मदद करेंगी, जो सॉल्यूशन हमें मिलेगा, वो आपका प्रत्यक्ष उपाय है। सबसे पहले होता है, देखिए यहाँ पे 4 चीज़ें हैं, बाधाओं को दूर करना, अन्य मार्ग खोजना, लक्ष्य का प्रतिस्थापन करना, विश्लेषण एवं निर्णय। तो इनको हम ऐसे आप मीनिंग्स नहीं समझ पाएंगे, हम इनको जो है डिस्कस करते हैं क्या है। सबसे पहले कहता है कि बाधाओं को दूर करना, आप बाधाओं को दूर करिए। कहता है कि जब कोई व्यक्ति किसी लक्ष्य की ओर बढ़ता है तो उसके मार्ग में अनेक बाधाएं उत्पन्न होती हैं। ऐसा तो होगा ही होगा, कोई भी गोल है, कोई ऑब्जेक्ट है आपका, आप उसको अचीव करना चाहते हैं, रास्ते में मार्ग में जो भी बाधाएं आ रही है, तो पहले कहते हैं उन बाधाओं को ही दूर कर दो। ऐसे में व्यक्ति उन बाधाओं को दूर करके अपने लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करता है। हम ऐसे ही करते हैं ना, जब हमारे रास्ते में कोई भी दिक्कत आ रही होती है तो हम पहले उसको हटाने की कोशिश करेंगे ताकि हम उस रास्ते से होकर गुजर जाएं और वहाँ पर जहाँ हमने पहुँचना है वो पहुँच जाएं। जैसे एचटेट या सीटेट की तैयारी के लिए आने वाली अनेक बाधाएं, जैसे अगर किसी बच्चे को किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो उसको क्या होगा कि उसके अंदर कुछ बाधाएं आएंगी, जैसे पैसे की कमी में, पुस्तक की कमी आदि होना। तो अब पहले क्या करो, या तो पैसा अरेंज करो या किताबें अरेंज करो, तो इस तरीके से उसको अपनी सॉल्यूशन ढूंढना होगा। तो सबसे पहले कहता है कि जो आपके रास्ते में बाधाएं आ रही हैं उन बाधाओं को दूर करने का प्रयास करें। सेकंड है कि अब अगर आप उस रास्ते से उन बाधाओं को नहीं हटा पा रहे हैं तो आपको अन्य मार्ग खोज लेना चाहिए। तो नेक्स्ट कहता है कि अन्य मार्ग खोजना, या ये कहें कि कार्यविधि में परिवर्तन करना या मार्ग में बदलाव करना। जब व्यक्ति मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना करके भी अपने लक्ष्य तक न पहुंच पाए तो वह मार्ग ही बदलाव कर लेता है, मार्ग ही बदल लेता है या अन्य मार्ग खोजता है। जैसे एचटेट सी टेट को आंसर की के माध्यम से पास करना, ठीक है, वो क्या कर रहा है कि तैयारी नहीं कर पा रहा तो इनडायरेक्टली वो उसको वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रहा है, चीटिंग तक, इस तरीके से। तो अन्य मार्ग खोजना, लक्ष्य का प्रतिस्थापन करना। अब कई बार क्या होता है कि आपने पहले तो क्या किया, उस मार्ग में आने वाली बाधाओं को हटाने की कोशिश की, अगर वो बाधाएं हट गई तो ठीक है, नहीं हटी तो आपने अन्य मार्ग खोजे, अन्य मार्ग से भी आप उस अगर लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए तो व्यक्ति क्या करता है, उस लक्ष्य का प्रतिस्थापन कर देता है, मतलब उस गोल को ही छोड़ देता है। जब व्यक्ति बाधाओं को भी दूर न कर पाए और मार्ग के बदलाव करने पर भी सफल न हो पाए तो वह लक्ष्य का ही क्या करता है, प्रतिस्थापन कर देता है, अथवा बड़े लक्ष्य को हासिल न कर पाने पर उस जैसे छोटे लक्ष्य हासिल करने लग जाता है। जैसे एचटेट पास होकर गवर्नमेंट जॉब न लगने पर प्राइवेट जॉब लग जाना। मतलब आपने ऐसे कुछ बच्चे देखे होंगे, जैसे जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं वो ना कर पाए तो फिर वो एसएससी में चले जाते हैं, एसएससी की ना कर पाए तो किसी और फील्ड में चले जाते हैं, उससे रिलेटेड में चले जाते हैं, मतलब बड़ा गोल अचीव नहीं कर पाए तो उस गोल को ही छोड़ देते हैं, किसी और गोल को पकड़ लेते हैं उससे रिलेटेड। तो लक्ष्य का प्रतिस्थापन करना। नेक्स्ट है विश्लेषण एवं निर्णय। उपरोक्त सभी उपाय अपनाने के बाद भी लक्ष्य तक अगर वो नहीं पहुंच पाता है तो फिर वो विश्लेषण करता है, एनालिसिस करता है। एनालिसिस करने का मतलब होता है कि चीज़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, जो उसकी प्रॉब्लम है, और
एनालिसिस करने का प्रयास करता है और फिर निर्णय तक पहुंचने की कोशिश करता है। जैसे ये प्रॉब्लम है, इसको नहीं सॉल्व कर पाया तो इसको अलग अलग टुकड़ों में तोड़ेगा और फिर देखेगा प्रॉब्लम कहाँ आ रही है और फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा। तो विश्लेषण एवं निर्णय भी क्या है, आपका डायरेक्ट सॉल्यूशन देता है। तो ये 4 पॉइंट होते हैं जो आपके डायरेक्ट सॉल्यूशन में आते हैं। मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना, मार्ग बदल लेना, फिर उसका जो है लक्ष्य का प्रतिस्थापन करना, और फिर 4th नंबर पे विश्लेषण एवं निर्णय करना। ये होते हैं डायरेक्ट सॉल्यूशन। अगर डायरेक्ट सॉल्यूशन काम ना आए तो यहाँ पर फिर जो है व्यक्ति क्या करता है, इनडायरेक्ट सॉल्यूशंस को भी ढूंढता है। तो यहाँ से हम नेक्स्ट जो है वो टॉपिक डिस्कस करते हैं कि इनडायरेक्टली वो कैसे उन चीज़ों को सॉल्व कर सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा गया है दमन। तो इसको डिस्कस करते हैं, दमन का क्या मतलब होता है। अब यहाँ पर देखिए, जब हम बात कर रहे हैं दमन की, तो दमन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं थोड़े से यहाँ से कट गए होंगे, तो आप इसको लिख सकते हैं। इसको दमन को इंग्लिश में ऑपरेशन भी कहते हैं। ये ओ है यहाँ पर लिखा हुआ। दमन को इंग्लिश में ऑपरेशन भी कहते हैं, ठीक है। जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं को या अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता, मतलब उसकी बहुत सी इच्छाएं हैं जिनको वो पूरा नहीं कर पाता, तो वह उन इच्छाओं को क्या करता है, अचेतन मन में लाने का प्रयास करता है, मतलब अपने अनकॉन्शियस माइंड में ले आता है और इन उन इच्छाओं को फिर भुला देता है। मतलब जो इच्छाएं नहीं पूरी हुई तो वो क्या करता है, उनको भूलने का प्रयास करता है। मतलब अपनी इच्छाओं को अपने अंदर ही दबाकर, अपने मन में ही दबाकर वो अपने आप को क्या करता है, शांति देता है। तो तनाव से मुक्त होने के लिए वो क्या करता है, इस तरीके से एडजस्टमेंट करता है। मतलब यहाँ पर कहने का ये है कि कई बार ऐसी सिचुएशन होती है लाइफ में कि हम अपनी बहुत सी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाते, और जब हम पूरा नहीं कर पाते तो हम उसको अपने ही मन में क्या करते हैं, दबा लेते हैं, जिसका दमन कर देते हैं, इच्छाओं का दबा लेते हैं। उसको कहते हैं दमन करना, इच्छाओं का दमन करके अपने आप को क्या करना, एडजस्ट कर लेना, ठीक है। इसको इंग्लिश में ऑपरेशन भी कहते हैं और इसको रिप्रेशन भी कहते हैं, रिप्रेशन, ठीक है। आप अगर हिंदी में ना याद रख पाए तो इंग्लिश में भी याद रख सकते हैं। उसको क्या करना, दबा देना इच्छाओं को, रिप्रेशन भी कहते हैं, और कई बार इसको वर्ड ऑपरेशन भी लिखा जाता है। तो आप इन दोनों वर्ड्स को याद रख सकते हैं। और एक और वर्ड लिखा जाता है जिसको फॉरगेटफुलनेस कहते हैं। फॉरगेटफुल नाम से क्लियर है, आप उस चीज़ को भूल गए, आपने उस चीज़ को दबा दिया, तो उसको कहते हैं फॉरगेटफुलनेस। ये तीनों ही इसके नाम है, इच्छाओं को दबा देना, उसका दमन कर देना और इस तरीके से एडजस्ट करना अपने आप को। नेक्स्ट यहाँ पर आता है शमन करना, ठीक है। शमन का मतलब होता है, यहाँ पर इंग्लिश में देखिए तो रिलीफ, और इसको रिसोल्यूशन भी कहते हैं। इसको हिंदी में शमन बोलते हैं, और इसको एक और वर्ड बोला जाता है जिसको सप्रेशन भी बोला जाता है। आप ये वर्ड साथ साथ लिख सकते हैं, इसको इंग्लिश में सप्रेशन भी बोला जाता है। अब कहता है कि यहाँ पर कैसे व्यक्ति शांत करेगा अपने आप को, जब कोई व्यक्ति कोई मुश्किल या कठिन समस्या में जब व्यक्ति को कोई मुश्किल या कठिन समस्या में डाल रहा है, या कोई व्यक्ति वस्तु हमें लड़ाई या झगड़े की तरफ उकसाती है, मतलब कोई भी सिचुएशन है अगर वो हमें किसी प्रॉब्लम में डाल रही है, या फिर कोई व्यक्ति है जो हमें जान करके लड़ाई के लिए, झगड़े के लिए उकसा रहा है, कोई ऐसी सिचुएशन है, तो ऐसे में हम अपने आप को क्या करते हैं, उस परिस्थिति में शांत रखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कोई सामने से हमें गाली दे रहा है, हम फिर भी जो है शांत रहने की कोशिश कर रहे हैं। जब सामने से कोई व्यक्ति हमें गाली दे रहा है और ऐसे में हम वापसी उसे गाली न देकर अपने मन को समझाते हैं या शांति बनाए रखते हैं अपने दिमाग में, तो उसको कहते हैं शमन, ठीक है। श से शमन और श शांति, इस तरीके से याद रख सकते हैं। इंग्लिश में इसको सप्रेशन भी कहते हैं, रिलीफ भी कहते हैं, रेजोल्यूशन भी कहते हैं। तो आपको इस तरीके से याद रखना है कि हम अपने आप को शांत करने की, अपने मन को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। दो अलग अलग बातें हैं। बातों को दबा लेना मतलब दमन करना, अपने मन को शांत करना शमन करना, दो अलग अलग बातें। नेक्स्ट है दिवा स्वप्न, जिसको हिंदी में डे ड्रीमिंग और इमेजिनेशन कहते हैं। जैसे हमने बहुत से लोग देखे होंगे, बैठे बैठे कुछ भी सोचते रहते हैं, पिक्चर अपने दिमाग में उनके चलती रहती है, विजुअलाइज करते रहते हैं, तो उसको कहते हैं डे ड्रीमिंग करना। व्यक्ति अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों को प्रत्यक्ष तौर पर जब हासिल नहीं कर पाता है, तो ऐसे में वो क्या करता है, इमेजिन करता रहता है। इमेजिनेशन के माध्यम से वो अपने आप को क्या करता है, एडजस्टमेंट करता है। जैसे अब मान लीजिए कि हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपके पास, मान लीजिए किसी के पास पैसे नहीं हैं, तो वो क्या सोचेगा कि अगर मुझे जो है 20 लाख मिल जाए तो मैं ऐसे कर लूँ। मुझे कोई सोच रहा होगा कि मुझे 20 करोड़ मिल जाए तो मैं ऐसे कर लूँगा, वैसे कर लूँगा। इमेजिनेशन दिमाग में बनती जा रही है। तो ये इसका बेस्ट एग्जांपल है, आप इसको समझ सकते हैं। इस तरीके से जो है सपने में ही सोचकर, डे ड्रीमिंग करके, इमेजिनेशन करके वो क्या है, अपने आप को सोच रहा है कि मैं रिच हो जाऊँगा, मैं ये करूँगा। तो वो उसकी इमेजिनेशन है, इसके थ्रू अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। नेक्स्ट है रिग्रेशन।
रिग्रेशन को प्रतिगमन भी कहते हैं और प्रत्यावर्तन भी कहते हैं। जब व्यक्ति वर्तमान की स्थिति में दुख पैदा करती है, जब व्यक्ति को कोई भी सिचुएशन वर्तमान स्थिति में दुख पैदा करती है, तो ऐसे में व्यक्ति अपने भूतकाल में चला जाता है और उसकी वैसी ही परिस्थिति में मन को जो है शांति मिलती है। जैसे मान लीजिए आपने बहुत से लोग देखे होंगे कि जैसे जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं वो वापस से जो है, अगर वो अपने बुढ़ापे में खुश ना हो तो वो अपनी जवानी की बात करने लगते हैं कि हम ऐसे हुआ करते थे, हम ऐसे रहते थे और ऐसा होता था। तो ये क्या चीज़ है, मतलब अगर वो प्रेजेंट में खुश नहीं होते, कोई भी व्यक्ति अगर वो प्रेजेंट में खुश नहीं है तो वो क्या करेगा, पास्ट की बातों को याद करेगा और पास्ट की बातों को याद करके अपने आप को अपने दिल को दिलासा देगा, एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक और सिचुएशन भी होती है, इसको क्राइंग की सिचुएशन भी कहते हैं। ठीक है, आप याद रखिएगा, इसको क्राइंग की सिचुएशन भी कहा जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और एक बेड वेटिंग का भी पूछा जाता है, तो वो भी इसी सिचुएशन में आता है, तो वो भी इसी सिचुएशन का पार्ट है। कुछ बच्चों में आपने ये प्रॉब्लम देखी होगी बेड वेटिंग की, तो वो भी इसी सिचुएशन में आती है। जब जैसे कठिन परिस्थितियाँ आने पर व्यक्ति द्वारा अपने पूर्व के समय में लौट जाना, एक बड़े वयस्क द्वारा बच्चे की तरह विलाप करना या फुट-फुट कर रोना। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ जो लोग होते हैं, एक एज के बाद जो बुज़ुर्ग होते हैं, उनको पास्ट की सिचुएशन जब याद आती है तो वो बच्चे की तरह रोने लगते हैं फुट-फुट की। एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि एक वयस्क के द्वारा विलाप करना या फुट-फुट कर रोना वो क्या होता है? वो रिग्रेशन की सिचुएशन होती है कि वो अपने पास्ट में चला जाता है, तो वो भी क्या है, रिग्रेशन है। अब एक आता है यहाँ पर प्रत्यागमन। प्रत्यागमन करना, पृथक्करण करना, पलायन करना, ये अलग अलग सिचुएशन है जिसको इंग्लिश में हम विड्रॉल भी कहते हैं। जब व्यक्ति को कोई समस्या आती है तो जिससे वह अपना समायोजन नहीं कर पाता, तो ऐसे में वह उस स्थिति में अपने आप को अलग कर लेता है, मतलब वहाँ से अपने आप को निकाल लेता है। जैसे कि मान लीजिए कि एक पिता के द्वारा डांट लगाने पर पुत्र द्वारा घर से बाहर चले जाना, मतलब जैसे अगर किसी के फादर ने अपने बच्चे को डांट लगाई और वो वहाँ से क्या हुआ, उस सिचुएशन को छोड़ के वहीं से चला गया, मतलब घर से बाहर निकल गया, तो वो क्या है, वो अपने आप को सिचुएशन वैसे तो एडजस्ट कर नहीं पा रहा कि वो बैठे वहाँ सुने उस बात को समझे, लेकिन उसने अपने आप को कैसे सेट किया कि मैं यहाँ से ही चला जाता हूँ, तो विड्रॉल कर लेता है खुद को। जैसे एक सास के द्वारा डांटने पर बहू का अलग कमरे में जाकर बैठ जाना, तो वो भी क्या है, अपने आप को सिचुएशन से कट कर रही है, तो वो भी क्या है, विड्रॉल करना। इसको विड्रॉल करना कहते हैं। एक आता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन को इंग्लिश में आइडेंटिफिकेशन और हिंदी में इसको तदात्मीकरण भी कहते हैं, इंट्रोस्पेक्शन भी कहते हैं, आत्मीकरण। जब व्यक्ति किसी क्षेत्र में असफल हो जाता है तो ऐसे में वह अपना आत्मीकरण या स्वयं की तुलना किसी महान या प्रसिद्ध व्यक्ति से करता है। जैसे मान लीजिए कि अगर एक बच्चा है, वो 10th क्लास में फेल हो जाता है, तो फिर वो क्या कहता है कि तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, सचिन तेंदुलकर भी तो 10th फेल है, वो भी तो कितना बड़ा क्रिकेटर बन गया। तो वो मतलब जब आप अपनी ही कोई चीज़ अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने आप को किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ, मतलब जिसकी बहुत बड़ी पहचान है, आप उसके साथ अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट आता है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब होता है कि अपनी मतलब किसी के ऊपर कोई चीज़ें थोपना। जब वे कोई व्यक्ति अपनी इच्छा की पूर्ति नहीं कर पाता तो और लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता है, तो वह किसी अन्य व्यक्ति में वस्तु में दोष निकाल देता है। ठीक है, किसी अन्य व्यक्ति में वस्तु में दोष निकालना और फिर दोष निकाल कर वो अपने आप को क्या सेट कर लेता है। जैसे अगर काम खुद से नहीं हुआ तो क्या कहते हैं, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। जैसे एक छात्र के द्वारा पेपर में फेल हो गया तो उसने क्या कहा, टीचर ही बेकार है। तो ये सब चीज़ें क्या है कि हम खुद पे अपनी जो भी हमसे गलती हुई है या जिस सिचुएशन को, प्रॉब्लम को हम सॉल्व नहीं कर पाए, तो हम खुद के ऊपर ना लेते हुए किसी और के ऊपर थोप देते हैं, तो उसको कहते हैं प्रोजेक्शन करना। ठीक है, नेक्स्ट आता है यहाँ पर जस्टिफिकेशन और रैशनलाइजेशन। हिंदी में जिसे कहते हैं औचित्य स्थापन और युक्तिकरण। जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं या लक्ष्य को पाने के लिए अनेक प्रयास करता है, मतलब बहुत प्रयास किए, उन प्रयासों के बावजूद भी वो क्या है, असफल हो रहा है, तो वो क्या करेगा, उस पद में और उस वस्तु में ही दोष निकाल देगा। ठीक है, पहले तो उसने क्या किया था, अध्यापक में दोष निकाल दिया था, उस पर थोप दिया कि तेरी वजह से मैं फेल हो गया। अब क्या कर रहा है, उस पद में और वस्तु में ही दोष निकाल दिया। जैसे कि लोमड़ी क्या कहती है, अंगूर खट्टे हैं। जैसे एक बालक द्वारा जैसे पीजीटी की तैयारी करने के बावजूद भी वो पेपर पास नहीं करता, तो वो क्या कहता है कि मुझे तो ये नौकरी करनी ही नहीं थी। तो मतलब क्या है कि जो चीज़ नहीं मिली तो हम कहते हैं कि मुझे चाहिए ही नहीं थी। तो इस तरीके से हम अपने आप को एडजस्ट करते हैं। फिर आता है यहाँ पर रिएक्ट बिल्ड करना। जब व्यक्ति
कुछ ऐसी इच्छाएं होती हैं जो समाज में सीधे बता पाना असंभव है। तो ऐसे में उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। मतलब ऐसी बहुत सी इच्छाएं अगर किसी की हैं कि वो डायरेक्टली नहीं बता पा रहा है, तो ऐसे में व्यक्ति क्या करता है कि रिवर्स साइकोलॉजी को फॉलो करता है, जिसे रिएक्ट बिल्ड भी कहते हैं, जिसे रिएक्ट फॉर्मुलेशन भी कहते हैं और रिवर्स फॉर्मुलेशन भी कहते हैं। जैसे किसी ऐसे बहाने का सहारा लेते हैं जिससे वह अपना समायोजन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक 10th क्लास का स्टूडेंट द्वारा छुट्टी के लिए पेट दर्द का बहाना बनाना। तो अब एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा इस तरीके के एग्जाम्पल बना के, एक बच्चा है उसका पेट मतलब वो आना नहीं चाहता स्कूल, तो एक बहाना बना रहा है कि मेरे पेट में दर्द है। तो वो क्या कर रहा है कि ऐसे तो छुट्टी मिलेगी नहीं, तो कोई और साइकोलॉजी लगाते हैं, रिवर्स साइकोलॉजी लगा रहे हैं। तो उसको कहते हैं रिएक्ट बिल्ड करना, मतलब उसके अपोजिट चल के अपना काम निकलवाना। नेक्स्ट आता है यहाँ पर रिफाइनमेंट। रिफाइनमेंट होता है जिसको हिंदी में शोधन, मार्गांतीकरण, शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन कहते हैं, और इंग्लिश में एक और नाम है यहाँ सब्लिमेशन। इंपॉर्टेंट याद है, याद रखना, सब्लिमेशन भी कहते हैं। जब समाज में कोई शरारती बालक असामाजिक तत्व होता है तो उसे सामाजिक बालक में बदलना। जैसे कोई बच्चा है बहुत गुस्से वाला है, बहुत लड़ाकू है, एक लड़ाकू बालक को मुक्केबाजी के कौशल सिखाकर खिलाड़ी प्रवृत्ति में बदलना। तो मतलब मान लीजिए एक बच्चा, उसमें बहुत ज़्यादा गुस्सा है, तो अगर हम वैसे उसका गुस्सा शांत नहीं कर सकते, लेकिन उसके गुस्से को कहीं सही जगह लगा सकते हैं। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, उसको स्पोर्ट्स में डाल देंगे, गेम्स में डाल देंगे, जहाँ पर उसकी एनर्जी का सही यूटिलाइजेशन हो। तो इसको कहते हैं रिफाइनमेंट या फिर प्योरिफिकेशन करना, और इसका मेन इंपॉर्टेंट नाम है एक सब्लिमेशन करना। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट। जब व्यक्ति की भावनाएं या उसकी इमोशंस, आक्रोश, उसका गुस्सा, मूल प्रवृत्ति उजागर हो और व्यक्ति उन इच्छाओं को सीधे न पाकर अन्य माध्यम से हासिल करता है। मतलब अगर आप किसी गोल को अचीव करना चाहते हैं और उसको आप किसी अन्य माध्यम से अचीव कर रहे हैं। एक बालक की अध्यापक द्वारा पिटाई करने पर, जैसे मान लीजिए एक टीचर है, उसने एक बच्चे को पिटाई कर दी और उसने अपने छोटे भाई बहनों पर जाकर उसका गुस्सा निकाल दिया, उसने अपने छोटे भाई बहनों को मार दिया। तो निसंतान दंपति द्वारा कुत्ते, बिल्ली या पक्षियों को पालकर अपना प्यार व्यक्त करना, तो ये सब क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। अब जैसे मान लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट का कहने का मतलब क्या है कि सपोज कीजिए कि एक कंपनी में एक कोई एम्प्लॉई है, ठीक है, उस एम्प्लॉय को उसके बॉस ने क्या किया, अपने एम्प्लॉय को डांट दिया। ठीक है, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए बॉस ने क्या किया, एम्प्लॉय को डांट दिया। अब इस एम्प्लॉय का जोर इस बॉस के आगे तो चलता नहीं। अब ये आदमी आगे क्या करे, घर आया, इसने अपनी वाइफ को डांट दिया। ठीक है, तो इसने क्या किया, अपना गुस्सा इसके ऊपर निकाल दिया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब इस वाइफ का जोर तो इसके ऊपर हस्बैंड पे चलता नहीं, इसने आगे क्या किया, बच्चों को डांट दिया। ठीक है, तो अब ये क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, अपना गुस्सा आगे आगे उतार रहे हैं। अब बच्चों का गुस्सा माँ पे चलेगा नहीं, आगे बच्चों ने गुस्सा क्या किया, बुक्स फाड़ दी। ठीक है, अब ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट करना, अपना गुस्सा आगे किसी और चीज़ पर उतार देना, अपनी कम और किसी चीज़ पर डिस्प्लेस कर देना उस चीज़ को, तो उस तरीके से अपने आप को एडजस्ट करना, ये चीज़ें होती हैं। डिपेंडेंट। अब डिपेंडेंट होता है आश्रित होना। जब व्यक्ति अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाता तो वह दूसरों पर आश्रित हो जाता है या निर्भर हो जाता है, होकर अपनी एडजस्टमेंट करता है। जैसे पत्नी द्वारा किसी भी कार्य के लिए अपने पति पर निर्भर होना, ये क्या है, डिपेंडेंट है उसके ऊपर। छोटे बच्चे द्वारा अपने माता पिता के ऊपर डिपेंड हो जाना, ये भी क्या है, डिपेंडेंट। निगेट एंड डिनाई। जब व्यक्ति किसी कार्य को नहीं करना चाहता तो वह उससे कार्य को तो क्या करता है, उसको मना कर देता है। ठीक है, जब हम किसी कार्य को नहीं करना चाहते तो हम और तब भी हमारा काम चल जाता है। जैसे पिता द्वारा छोटे पुत्र को कोई काम बताना, ऐसे में वो बच्चे द्वारा क्या करना, मना करना या कहना कि ये काम तो बड़ा भाई भी कर सकता है। तो इस तरीके से वो क्या कर रहा है, डिनाई कर रहा है उस काम करने के लिए। ये होते हैं इनडायरेक्ट तरीके से एडजस्टमेंट करना। अब थर्ड जो है हम देखेंगे, देखिए फर्स्ट हमने डायरेक्ट देखे, इनडायरेक्ट देखे, अब हम देखेंगे कंपनसेटरी सॉल्यूशन, क्षतिपूर्ति के उपाय। ऐसे उपाय जब हम किसी एक क्षेत्र में कमज़ोर हैं तो उसकी पूर्ति उसी क्षेत्र से या अन्य क्षेत्र के माध्यम से पूरी करना। मतलब देखिए यहाँ पर दो सिचुएशन है, आपको क्या करना है, अगर आप एक सब्जेक्ट में वीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर आप मैथ्स में वीक है, तो अब क्या हो सकता है, या तो आप मैथ को स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है, इसी को स्ट्रॉन्ग करके दिखाइए, या फिर आप क्या करेंगे, मैथ वीक है तो क्या हुआ, इंग्लिश मेरी अच्छी है, इसमें ज़्यादा और नंबर ले आएंगे और इसमें थोड़े कम भी आ जाएंगे, तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि इसको कंपनसेट कैसे करना है, तो उस तरीके से एडजस्ट करना। तो यहाँ कंपनसेट दो तरीके से किया जा सकता है, एक प्रत्यक्ष तरीके से और एक अप्रत्यक्ष तरीके से। जब व्यक्ति किसी एक क्षेत्र में कमज़ोर हो और वह अपनी पूर्ति उसी क्षेत्र में पूरी करता है, जैसे मैथ्स में वीक है तो मैथ्स को ही जो है इम्प्रूव करेगा, तो इसे कहते हैं डायरेक्टली कंपनसेट करना। जैसे एक 10th
कि स्टूडेंट द्वारा मैथ में कमज़ोर होने पर मैथ के विषय को ही जो है स्ट्रॉन्ग बनाना, एस्टेट की कमी की पूर्ति एस्टेट करके ही पूरी करना, जैसे एक बोनी लड़की द्वारा व्यायाम या योगा करके जो है अपनी हाइट को बढ़ाना, ये सब क्या है, जिस चीज़ में कमी है उसी में सुधार करना, तो ये क्या कहता है, प्रत्यक्ष क्षतिपूर्क उपाय। अब नेक्स्ट यहाँ पे आता है अप्रत्यक्ष क्षतिपूर्क उपाय, मतलब उसके इनडायरेक्ट तरीके से कंपनसेट करना, जैसे किसी व्यक्ति किसी एक क्षेत्र की कमी होने पर उसे क्षेत्र से पूरा अन्य क्षेत्र से पूरा करना, तो अप्रत्यक्ष रूप से, जैसे 10th के स्टूडेंट ने मैथ में कमज़ोर होने पर इंग्लिश के विषय से उसकी भरपाई करना। अब जैसे किसी की अगर हाइट कम है तो वो क्या करेगी, हील्स वगैरह पहन कर क्या करेगी कि अपनी हाइट को जो है मेंटेन करेगी, तो वो इनडायरेक्टली उसको एडजस्ट करना। अब 4th नंबर पे आता है अकार्मक उपाय। अकार्मक उपाय क्या होता है, देखिए, अकर्मक होता है मतलब किसी पर अटैक करना, जब व्यक्ति किसी कोई घटना या मुश्किल में डालती है, जब भी कोई व्यक्ति मान ली किसी मुश्किल में फंस जाता है, तो ऐसे में व्यक्ति के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर अटैक किया जाता है। कैसे, देखिए सिचुएशन को समझते हैं। एक है आक्रमण करना है, एक या तो प्रत्यक्ष तौर पर या फिर अप्रत्यक्ष, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। अब यहाँ पर देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जब कोई व्यक्ति आप पर आक्रमण करता है या हमला करता है, तो ऐसे में वापसी उसी व्यक्ति पर हमला करके अपना तनाव दूर करना। मान लीजिए आप पर किसी ने अटैक किया और आपने उसी पर अटैक करके जो है अपना बदला पूरा किया और अपने आप को स्ट्रेस फ्री किया, अपने आप को एडजस्ट किया, तो ये क्या है, डायरेक्ट। लेकिन अब एक सिचुएशन क्या होती है, कई लोग क्या करते हैं कि जिसने हम पे अटैक किया उसी पर अटैक नहीं करते, उसकी किसी फैमिली मेम्बर पे कर देते हैं। जब कोई व्यक्ति आप पर हमला या आक्रमण करे और उसी स्थिति में आप उस पर अटैक ना करके उसके परिवार के किसी सदस्य को ठेस पहुंचाएं, तो आपने इनडायरेक्टली तरीके से उस बंदे को हर्ट किया। तो इस तरीके से भी इंसान जो अपने आप को एडजस्ट करता है। तो ये आपके जो हैं 4 तरीके थे, मेथड थे, जिस तरीके से हम जो है अगर मॉल एडजस्टमेंट है तो उसके अंदर हम जो है उपाय ढूंढते हैं और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करने का जो है कोशिश करते हैं। हमने डायरेक्ट देखे, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष भी देखे, और उसके बाद हमने देखे ये आपके क्षतिपूर्तक जो कंपनसेट कर रहे थे, और एक आक्रामक जो है अटैक करते हैं। तो ये 4 आपके मेथड थे। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिफरेंट डिफरेंट नेम के साथ इसको पूछा जाता है। तो आज आप इसको तैयार करेंगे, इसके नोट्स बनाएंगे। सो मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन स्टे कनेक्टेड। थैंक यू वेरी मच।